बाल ठाकरे का, क्योंकि ही वॉज अनक्वेश्चनड लीडर, सो ही कुड एक्ट एज ए रिमोट कंट्रोल। उनकी राजनीति का तरीका ये था कि आप राजनीति को ऊपर से कंट्रोल करो, और वो उस समय संभव इसलिए था कि उनके बराबर का कोई अल्टरनेटिव नेता उस समय नहीं था। सर, राजनीति बदल रही है, अब आप वैसे नहीं कर सकते कि आप सत्ता में नहीं रहेंगे या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिर भी आप चलते रहेंगे। ऐसा नहीं था कि शिवसेना के ये एकनाथ शिंदे ये उद्धव ठाकरे के लिए कोई चैलेंज थे, ये उतना बड़ा चैलेंज नहीं थे, पर बीजेपी को पता था कि जब तक शिवसेना यहाँ नहीं टूटती उनकी राजनीति इतनी सफल नहीं हो सकती। ये एकनाथ शिंदे का सवाल है, इनका टूट कर जाना तो बहुत अलग कारण से है। वो थोड़े कारण अंदरूनी है और थोड़े कारण बाहरी है। वो आप समझ रहे हैं कि इधर बीजेपी की जो राजनीति है वो कई बार वैचारिक रूप से लोगों को जोड़ती है, रादर वैचारिक रूप से लोगों को कम जोड़ती है, आर्थिक आधार पर ज़्यादा जोड़ती है। ज़्यादा आक्रामक हो, ज़्यादा अच्छा स्पीकर हो, वो सफल होगा ऐसा लगता है। पर आप एक बात ख्याल कीजिए कि केवल अच्छा स्पीकर होने से कोई अच्छा लीडर नहीं बन जाता। ऐसी बात होती तो महात्मा गांधी कभी देश के लीडर नहीं बनते। सही। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे या बाल ठाकरे, जिनके नाम से आप लोग जानते हैं उन्हें, उनके बारे में एक चीज़ कही जाती थी कि ये अकेले ऐसे शख्स थे महाराष्ट्र में जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे। जब उनकी सरकार बनी थी 1995 में, तब ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री कोई और भले ही क्यों ना हो, ये रिमोट कंट्रोल सरकार है और ये जो रिमोट है यानी ये जो पूरा कंट्रोल है वो बाला साहेब ठाकरे के पास है। लेकिन फिर हमने 2019 में एक बदलाव देखा। पहली बार हमने देखा कि बाल ठाकरे या ठाकरे परिवार से कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर रहा है। उनके पोते और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वर्ली से चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीते। बाद में जब सरकार बनी तब पहली बार एक और ठाकरे का जो परिवार के एक जो शख्स हैं उद्धव ठाकरे, वो मुख्यमंत्री बने, वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने। और अब 2024 में एक और ठाकरे मैदान में आ रहे हैं, वो हैं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, जो कि माहिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर महाराष्ट्र में बदला क्या है? ऐसा क्या हो गया कि ठाकरे परिवार, जो अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर रखकर वो रिमोट कंट्रोल से सरकार या फिर पार्टियां चलाते थे, वो क्यों एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? और इसके साथ ही साथ क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के वजह से ही शिवसेना के दो टूट हुए हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में बदलते राजनीति और बदलते राजनेताओं की चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए एक बार फिर से, जैसे कि आप सभी ने प्यार से मांगा भी और आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा, राम पुनियानी सर हमारे साथ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। आप सभी के सामने मैं इनके क्या ही इंट्रोडक्शन करूँ। आप सभी ने इनको प्यार दिया, आप सभी इनको जानते हैं। IIT में ये प्रोफेसर रह चुके हैं, साथ ही साथ इतिहास के जानकार तो हैं ही, भारत जोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तमाम देश दुनिया के मुद्दों पर ये कमेंट्री करते रहते हैं। इनका खुद का जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत पॉपुलर है। आज बहुत समय दिया आपने सर, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। ऐसा क्या बदल गया सर? आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत समय से देखते आए हैं। ठाकरे परिवार जो बहुत पावरफुल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति उनके बिना खत्म नहीं होती, वो अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से, वोटिंग से दूर रखते थे। लेकिन पहले आदित्य ठाकरे और अब अमित ठाकरे, ठाकरे परिवार एक्टिव पॉलिटिक्स में क्यों आ रहा है? ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये ठाकरे परिवार के आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले तो इनके जो दादाजी थे प्रबोधनकार ठाकरे, जो उद्धव के दादाजी थे, उन्होंने महाराष्ट्र की प्रगतिशील परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। उनका जो हिंदू धर्म के अंदर सुधार की बातें, अंधविश्वास के खिलाफ की बातें और मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी परंपरा के ऊपर उनके जो हमले थे, उसने महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र के सामाजिक दिशा को एक बदला। उसके बाद जब बाल ठाकरे आते हैं तो वो मेरे ख्याल से पहले फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट थे जी। और वहाँ कार्टूनिस्ट रहते रहते उन्होंने यहाँ का जो मुद्दा उठाया कि महाराष्ट्रीय नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही और ज़्यादा नौकरी दक्षिण भारत के लोगों को मिल रही है, ये उनका पहला मुद्दा था। और उनको खुद आश्चर्य हुआ था कि उन्होंने इसके आधार पे एक शिवाजी पार्क में मीटिंग बुलाई। उनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे और उनको और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे,
वो मीटिंग बुलाते हैं और वो मीटिंग बहुत सफल हो जाती है। तो वहाँ से ये शिवसेना के जो राजनीति चालू होती है। तो बाल ठाकरे ने जब अपनी राजनीति को शुरू किया तो उसमें उनका फोकस था पार्टी को बिल्डअप करना। उसमें कुछ अच्छा भी था, कुछ बुरा भी था। एक तरफ से तो वो कुछ लोगों को तैयार कर रहे थे, दूसरी तरफ से वो कम्युनिटी का काम भी कर रहे थे। कम्युनिटी सेंटर्स और एम्बुलेंसेस वगैरह कम्युनिटी की ज़रूरतों को भी ख्याल कर रहे थे। तो इस कारण शिवसेना काफ़ी बड़ी। इन्होंने ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में भी काम किया और ज़्यादातर इनको जो प्रगतिशील ट्रेड यूनियंस थे उनके विरोध में इन्होंने काम किया। तो ये एक हो गया। फिर उन्होंने जब देखा, पहले दक्षिण भारतीयों के ख़िलाफ़ किया था, फिर गुजरातियों के ख़िलाफ़ किया और फिर बाद में वो जब आडवाणी ने लहर खड़ी की रथ यात्रा से, तो उन्होंने मुसलमानों के देखा कि इसमें ज़्यादा शक्ति मिल सकती है, तो अपनी धारा उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोड़ दी। तो उनकी राजनीति का तरीका ये था कि आप राजनीति को ऊपर से कंट्रोल करो। और वो उस समय संभव इसलिए था कि उनके बराबर का कोई अल्टरनेटिव नेता उस समय नहीं था। आप जो पूछ रहे हैं ना, वो रिमोट कंट्रोल क्यों कर सकते थे? रिमोट कंट्रोल इसलिए कर पा रहे थे कि एक तो उनकी जो पर्सनैलिटी थी, तो दूसरा उनके लिए अंदर कोई कंपटीशन नहीं था। क्योंकि पार्टी को उन्होंने 0 से शुरू करके 100 तक ले गए, तो ये मुख्य कारण था। अब उसके बाद जो होती है यहाँ की राजनीति, तो वो फिर बीजेपी ने उनको अलायंस का ऑफ़र दिया, जो अलायंस काफ़ी दिनों तक चला और उसके आधार पर राजनीति होती रही। अब परिस्थिति समाज की सेम नहीं रहती और जनरेशन्स भी सेम नहीं सोचती। कहाँ प्रबोधनकार सोचते थे, कहाँ उद्धव ठाकरे सोचते थे, उसमें काफ़ी फ़र्क था। तो ऐसे उसके बाद की जो पीढ़ी आई, उद्धव ठाकरे को तो ज़्यादा रुचि फोटोग्राफी में थी और क्योंकि उन पर ये जिम्मेदारी आ गई कि जो शिवसेना है उसको आगे चलाना है, तो उन्होंने इसको एक बड़ी बखूबी निभाया और ख़ुद के मूल्यों को वो इसमें डालने लग गए। फिर भी उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि उस समय उनका कोई कंपटीशन नहीं था। राज ठाकरे अलग हुए, पर राज ठाकरे को किसी ने मान्यता नहीं दी। आप देखेंगे कि बाला साहब ठाकरे की जब अंत्येष्टि क्रिया थी, तो उस दिन भी जो मुख्य व्हीकल था उसमें राज ठाकरे को जगह नहीं थी, वो तो ज़मीन पे चल रहे थे। तो राज ठाकरे को क्योंकि उस प्रकार की स्वीकृति नहीं थी, राज ठाकरे को चुनावी राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट था, पर लोगों को उनमें वो आकर्षण नहीं मिला, जिसके कारण वो उसके पीछे जाएं। इसीलिए लोग ज़्यादातर उद्धव ठाकरे के साथ रहे। इसलिए उद्धव ठाकरे को भी ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कि चुनावी राजनीति में हमको उतरने की ज़रूरत है। पर आगे जैसे चलते हैं तो पार्टी पर जो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, और जहाँ तक ये एकनाथ शिंदे का सवाल है, इनका टूट कर जाना तो बहुत अलग कारण से है। वो थोड़े कारण अंदरूनी है और थोड़े कारण बाहरी है। वो आप समझ रहे हैं कि इधर बीजेपी की जो राजनीति है वो कई बार वैचारिक रूप से लोगों को जोड़ती है, रादर वैचारिक रूप से लोगों को कम जोड़ती है, आर्थिक आधार पे ज़्यादा जोड़ती है, जो जिसको कहते हैं खरीद फरोख्त। तो वो शिवसेना के टूटने का मुख्य कारण रहा है। ऐसा नहीं था कि शिवसेना के ये एकनाथ शिंदे ये उद्धव ठाकरे के लिए कोई चैलेंज थे। ये उतना बड़ा चैलेंज नहीं थे, पर बीजेपी को पता था कि जब तक शिवसेना यहाँ नहीं टूटती उनकी राजनीति इतनी सफल नहीं हो सकती। तो वहाँ से फिर इनको ठाकरे परिवार, जो आगे वाली जनरेशन है, आदित्य ठाकरे और इधर राज ठाकरे, तो बीच बीच में साइड में कभी मोदी का गुणगान करते हैं, कभी गुजरात मॉडल की तारीफ़ करते हैं और कभी उनकी आलोचना भी करते हैं। तो वो एक कौन से लोटे के समय काम करते रहते हैं, वो उनका वो जाने। पर अभी उनको भी लगता है उनका जो भी व्यापार हो या जो भी उनकी चीज़ें हों, उसके साथ राजनीति में वर्चस्व रहना है, तो अभी तो लड़ना पड़ेगा। उनका ऐसा दबदबा तो नहीं है जैसा बाल ठाकरे का था। बाल ठाकरे का, क्योंकि ही वॉज अनक्वेश्चनड लीडर, सो ही कुड एक्ट एज ए रिमोट कंट्रोल, क्योंकि उनके ऊपर कोई इसी का सवाल नहीं था, इसलिए वो रिमोट कंट्रोल के लिए आधार पे कर सकते थे। पर अभी क्योंकि अंदर ही अंदर चैलेंजेस बहुत हैं, कुछ चैलेंजेस अंदर से हैं, कुछ चैलेंजेस बाहर से हैं। अमित शाह जी हैं, बीजेपी है, ये बाहर का चैलेंज हो गया, और अंदर से चैलेंजेस हैं, लोगों की महत्वाकांक्षा होती है। और तो उस बाहर जैसे एकनाथ शिंदे, अब वो 1 महीना जाकर, 1 महीना या कितना आसाम में रहे थे, सूरत, गुवाहाटी, गोवा होते हुए मुंबई आए थे। इतना लंबा, मुंबई में पावर आने का रास्ता इतना लंबा था। तो ये तो केवल निजी महत्वाकांक्षा का सवाल है।
और बाहर के लालच को बलि पड़ने का ये एक कारण है। और जहाँ तक राज ठाकरे का है, राज ठाकरे कोशिश करते रहे हैं कि भाई इधर तो फूट हो गई है तो मैं भी कुछ इसमें से अपना निकाल सकूं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनका जनाधार बहुत नहीं है। इसीलिए एक आध सीट पे उन्होंने अपने बेटे को जो लड़वाने की बात की है वो इस कारण है। लेकिन क्या सर राजनीति बदल रही है? अब आप वैसे नहीं कर सकते कि आप सत्ता में नहीं रहेंगे या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिर भी आप चलते रहें। जैसे कि आपने कहा कि अब जो अंदर अंदर लोग कंपटीशन है वो बढ़ गया है, पार्टी टूट सकती है, या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के सिवाय आप मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्या ये भी एक वजह मानते हैं आप कि आदित्य ठाकरे को तभी उतारना या फिर उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना और अब अमित ठाकरे को लाना, क्या इन दोनों पार्टियों को, चाहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या फिर शिवसेना यूबीटी हो या ठाकरे परिवार हो, उन्हें समझ में आया कि बाला साहब वाली राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए अब आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा? बिल्कुल सही। एक्चुअली बाला साहब भी जनता के बीच में थे। अपनी जो उनकी शिवाजी पार्क की रैलीज थी उसके माध्यम से वो जनता से संपर्क में रहते थे और उनका रोज़ का दरबार भी चलता था जहाँ लोग आके उनको मिलते थे। अब पर उनका पावर था, अभी वो पावर नहीं रहा। जिस प्रकार का पावर बाल ठाकरे का था वो पावर नहीं रहा, तो इसलिए इनको डायरेक्टली जनता का प्रतिनिधित्व करके राजनीति में आने की ज़रूरत पड़ रही है। और राज ठाकरे का केस तो एकदम अलग है। वो पहले भी उनमें और उद्धव में एक प्रकार का कंपटीशन हुआ, उसमें वो उनको साइड ट्रैक कर दिया गया। तो वो कोशिश करते हैं कि हम अब वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि वो शिवसेना को बाहर से कंट्रोल कर सकें। उनका तो एमएनएस अलग बन गया, एमएनएस की बहुत ज़्यादा शक्ति है भी नहीं, तो वो तो साइड से कुछ एक अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो जनता इस प्रकार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति में आ रहे हैं। और आदित्य ठाकरे का भी वही है कि उनको पता है कि अगर वो चुनावी राजनीति में नहीं आए तो उनका वर्चस्व वैसा नहीं है जैसे उनके दादा का था, यानी बाल ठाकरे का था। तो इसलिए उनको राजनीति में अपना ये बताना है तो चुनावी राजनीति में आना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि ये परिवार जो होते हैं वो कई बार उनको राजनीति का चस्का लग जाता है। चस्का ऐसे लगता है कि जैसे केवल कांग्रेस की आलोचना की जाती है कि ये परिवारवाद वाली पार्टी है, पर आप देखिए बीजेपी में भी राजनाथ सिंह का बेटा क्या है, और ये जो अभी के लीडर आए हैं ज़्यादातर तो उनका पॉलिटिकल कनेक्शन ही है। बिल्कुल, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस गंगाधर फडणवीस के बेटे हैं। करेक्ट। अब आशीष शेलार जो मुंबई प्रेसिडेंट है उनके भाई को भी टिकट दी गई है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको टिकट दी गई। गणपत गायकवाड़ जिन्होंने एकनाथ शिंदे के नेता पर गोली चलाई थी पुलिस स्टेशन में, वो जेल में, तो उनकी बीवी को टिकट दिया गया है। पूनम महाजन है, पंकजा मुंडे, तमाम लोग हैं। तो ये देखिए कुछ परिवारों में ख़ास तौर से साउथ एशिया में ये बात ज़्यादा है। साउथ एशिया में जहाँ सामंती मूल्य अभी भी बहुत मजबूत है। अभी देखिए आप कि अमेरिका का इलेक्शन है, अमेरिका की बहुत दोष है, मैं उस पर नहीं जाता, पर एक प्रकार से वहाँ डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस बहुत मजबूत है। और डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस इंग्लैंड में देखिए इस प्रकार का आपको परिवारवाद नहीं दिखेगा। तो भारत में जो आलोचना होती है कि एक परिवार से ही आते हैं, अब बर्मा का केस लीजिए, श्रीलंका के केस देखिए, पाकिस्तान का केस देखिए, हर जगह ये जो हमारी सामंती सोच है पूरी गई नहीं है। तो सामंती सोच न जाने के कारण लोगों को लगता है ये आज बाल ठाकरे लीडर हैं, कल उद्धव ठाकरे होंगे, तो उनके पीछे वो लग जाते हैं। और थोड़ा अंश उसमें राज ठाकरे में तो उसमें भी लग जाते हैं। तो ये मैंने पहले भी इस बात को सोचा था कि आप देखिए बेनज़ीर भुट्टो देखो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो देखो, अभी उनका भाई पाकिस्तान के कैबिनेट में है। श्रीलंका में देखिए बंदारनायके, श्रीमाओ बंदारनायके, ये परिवार के परिवार चलते रहते हैं, राजपाक्सा। और इधर तो देखिए आप वो जो नोबेल प्राइज़ विनर क्या थी, ओंग चोंग सी, ऐसा कुछ मैं प्रोनाउंस भी, वो ऊँता की बेटी थी जो यूनाइटेड नेशंस के ये थे और बाद में म्यांमार में बहुत था। तो ये कई परिवारों में राजनीति घुस जाती है। ये ऐसा नहीं है कि भाई आप इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और पब्लिक बस से जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ। यूरोप के कई देशों के प्रधानमंत्री घर से ऑफिस अपनी साइकिल पे जाते हैं। नहीं, यहाँ पर जब तक आप गाड़ी में नहीं जाएंगे और 2-4 लोगों को धक्का नहीं देंगे तब तो लोग भी आपको नेता नहीं मानेंगे। तो ये हमारी सामंती सोच के कारण ये परिवारवाद चला हुआ है, इससे हमको बाहर आना चाहिए। और उसके लिए जो किसी ने कॉल भी दिया था कि जो बाकी परिवार भी हैं, पर ये इस प्रकार का आंदोलन बिल्डअप करने की जो बात थी, जैसे गांधी ने आंदोलन खड़ा किया था, तो जो राजनीति में आए वो लोग थे जो पहले राजनीति में नहीं थे। तो उस प्रकार का आंदोलन अगर खड़ा हो सके, अभी हो क्या गया है, कई NGOs हैं बहुत समर्पित हैं, अरुणा राय देखिए, मेधा पाटकर देखिए,
या दूसरे योगेंद्र यादव देखिए, योगेंद्र यादव तो खैर बोलते हैं कि उनकी राजनीतिक पार्टी है, पर राजनीतिक पार्टी से ज़्यादा तो वो खुद राजनीति, खुद अपने आप में एक राजनीति है। तो ये नए लोग आने का जो यहाँ परंपरा है वो कम है, पहले से कम है। अभी एक केजरीवाल आए हैं जो बिल्कुल फ्रेश अन्ना आंदोलन से की उपज है, वो एक अलग मामला है। पर ज़्यादातर राजनीतिक परिवारों का एक जो सिलसिला है वो परिवारवाद के नाम पे केवल कांग्रेस को दोष दिया जाता है। पर आप कोई भी परिवार देखिए जो राजनीति में कुछ अचीव करता है वो परिवार के आधार पे राजनीति में जुड़े रहते हैं। और ठाकरे परिवार में ख़ास तौर से उनको जो, वही मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ कि बाल ठाकरे के समय उनके पास 100% पावर था, नो क्वेश्चनिंग ऑफ अथॉरिटी। अभी सब पूरे विरोध अंदर के भी हैं, बाहर के भी हैं, महत्वाकांक्षाएं भी हैं। तो उसके कारण उनको खुद होके चुनावी राजनीति के मैदान में उतरना पड़ता है। जी, लेकिन क्या इसी की वजह, देखिए बगावत तो तब भी हुए थे, जैसे छगन भुजबल ने बगावत की थी बाल ठाकरे के समय पर। राज ठाकरे अलग हुए लेकिन उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, नारायण राणे अलग हुए। अब हुआ ये, आप ये कैसे देखते हैं कि शिवसेना को ही तोड़कर असली शिवसेना एकनाथ शिंदे, चुनाव चिन्ह उनको, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? नंबर 1, क्या क्योंकि आदित्य ठाकरे, अब तक क्या होता था कि मातोश्री से हैंडल होता था लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बनता था, नेता कोई और बनता था। अब क्या हुआ कि जो मुख्यमंत्री थे वो भी ठाकरे परिवार से आए और एक कैबिनेट मंत्री थे वो भी आदित्य ठाकरे बने, यानी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों आए। क्या इसको भी एक वजह मानते हैं कि जो शिवसेना के नेता हैं उनको तो लगता था अरे ये तो हम रहते थे, आप तो रिमोट कंट्रोल थे, आपके पास हम आके बोलते थे लेकिन संभालते हम थे। क्या ये जो बदलाव आया इसे भी आप एक वजह मानते हैं? बाहरी वजहों के साथ साथ जो अंदरूनी वजह की बात आपने की कि इस पार्टी को तोड़ना उनको लगा कि नहीं बहुत ज़रूरी है, साथ साथ बीजेपी का भी साथ था उनको। देखिए, मुझे लगता है इसमें बीजेपी का साथ बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, एकनाथ शिंदे ने जब ये बगावत की तो वास्तव में आखिर में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, कितना टाइम लगा उसको। उन्होंने कहा ये जो पूरा हुआ है वो इलीगल है। अगर उद्धव ठाकरे ने रिज़ाइन नहीं किया होता तो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते थे। तो ये तो मुझे लगता है कि बाहरी कारण इसमें ज़्यादा मजबूत है कि एकनाथ शिंदे जैसा व्यक्ति खुद की महत्वाकांक्षा थोड़ी और बाहरी प्रभाव से ज़्यादा होकर वो टूटे। और उनको जो व्यवस्था अभी बनी है बीजेपी के वर्चस्व वाली, उसमें स्पीकर का भी रोल था, फिर जुडिशरी ने भी इसको, गवर्नर का रोल था, गवर्नर का रोल सबसे ज़्यादा था। गवर्नर जो यहाँ का सुबह 6 बजे उठ के किसी को मुख्यमंत्री बना देता है और जब चाहे तो किसी को अलग कर देता है। और वो गवर्नर प्रो बीजेपी है, ऐसा मैं कहूँगा, फ्रैंकली कहूँगा। तो ये जो महाराष्ट्र का मामला कॉम्प्लिकेट हुआ है वो बीजेपी के स्ट्रक्चर के कारण हुआ है। बीजेपी के वर्चस्व, गवर्नर के रूप में, स्पीकर के रूप में, न्यायपालिका पर उसका दबाव, उसके कारण एकनाथ शिंदे को ताकत मिल गई। नहीं तो मुझे लगता है कि वो उनको ताकत नहीं मिलती थी अगर ये परिस्थितियाँ नहीं होती तो। क्योंकि हम ठाकरे परिवार के बारे में बात कर रहे थे। अब सर डायरेक्ट कंपटीशन है, एक तरफ है राज ठाकरे, दूसरे तरफ है उद्धव ठाकरे। जब राज ठाकरे अलग भी हुए थे, उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। ये कहा जाता था कि वो बाला साहेब ठाकरे जैसा बोलते हैं, उनका कार्टून और उनका एक आर्टिस्टिक स्टाइल है, वो उतने स्ट्रॉन्ग भाषा भी बात करते हैं, ठीक है। राज ठाकरे ने जब शुरुआत की थी, मुझे याद है एक रैली में उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र का किसान हो वो जीन्स पैंट पहनकर भी काम करे। वहाँ से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर भी आ गए कि अगर मस्जिद के बाहर स्पीकर बजता है तो आप स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाओ, वहाँ तक वो आ गए। उद्धव ठाकरे के बारे में ये कहा जाता क्योंकि वो उनके बेटे थे इसलिए उनको ये पद दिया गया। उद्धव ठाकरे को सॉफ्ट स्पोकन माना जाता है, फोटोग्राफर वो भी थे, आर्टिस्ट वो भी थे, लेकिन उनकी राजनीति थोड़ी अलग थी। वो जब 2019 में भी जब मुख्यमंत्री बने, हमने देखा फॉर्मल शर्ट पैंट पहनकर खुद गाड़ी चलाते हुए वो जाते थे। इन दोनों ठाकरे को जब आप देखते हैं, आपको कौन से फैमिली या कौन सा ऐसा ठाकरे आपको लगता है हु इज़ अ स्मार्ट पॉलिटिशियन, नंबर 1, और नंबर 2 जिनका फ्यूचर आपको लगता है कि ब्राइट है? क्योंकि एक तरफ वो तड़कता फड़कता आवाज़ और वैसे ही बात करना, उतनी ही अटैकिंग होना जो शैली रही थी ठाकरे की, दूसरी तरफ ये उद्धव ठाकरे के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक इंटरनल बदलाव करें, जिसके बारे में आपने पिछले एपिसोड में कहा कि वो शायद प्रबोधनकार ठाकरे की तरफ जा रहे हैं। इनमें से आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में एक्सेप्टेबिलिटी कौन से ठाकरे को ज़्यादा है? देखिए, ऐसा ऊपर से लग सकता है कि जो ज़्यादा आक्रामक हो, ज़्यादा अच्छा स्पीकर हो, वो सफल होगा, ऐसा लगता है। पर आप एक बात ख्याल कीजिए कि केवल अच्छा स्पीकर होने से कोई अच्छा लीडर नहीं बन जाता। ऐसी बात होती तो महात्मा गांधी कभी देश के लीडर नहीं बनते। सही बात है।
पहली बार जब वो स्पीच देने खड़े हुए, स्पीच दे ही नहीं पाए, रिटर्न स्पीच किसी को दे दिया कि भाई मेरे लिए पढ़ो। तो स्पीच से कुछ नहीं होता। लोगों की आस्था तभी आती है एक लॉन्ग टर्म में, जब वो देखते हैं कि आपकी ज़रूरतों का प्रतिनिधित्व उनकी बात में आता है। वो नम्र भी हो सकता है, ही मे नॉट बी अ गुड स्पीकर, शी मे नॉट बी अ गुड स्पीकर, पर वो आपकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कोई जनरल रूल नहीं बना सकते कि ज़्यादा आक्रामक है तो ज़्यादा सफल होगा, तो वो मैं रूल नहीं बनाना चाहूँगा। हो सकता है कि जो ज़्यादा सेंसिटिव हो, जो ज़्यादा सद्भावना रखना हो, यानी सेंसिटिविटी, कंपैशन, वो लोग भी सफल हो सकते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं अभी तक तो भारत की राजनीति में, और उसका कोई फिक्स रूल होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मैं जब उद्धव ठाकरे को देखता हूँ तो आजकल कई लोगों को उनकी सौम्यता पसंद आ रही है। कि इस माहौल में जहाँ सब लोग अपनी एक आक्रामकता से बात करते हैं, एक व्यक्ति है जो सौम्य है, जो हमारी मुद्दों को देखता है, तो हो सकता है लोग उसकी तरफ ज़्यादा आकृष्ट हो, ज़्यादा सफल राजनीति ये भी हो सकता है। देयर इज़ नो इश्यू। बिल्कुल। और अब आखिरी सवाल ये है कि जो तीसरी जनरेशन, आदित्य ठाकरे का 5 साल आपने देखा है, और आप जहाँ पर रहते हैं उसी के पास में आ रहे हैं, जिससे उन्होंने अपने एक तरीके से पॉलिटिकल करियर को, जो एक्टिव पॉलिटिकल है इलेक्टोरल, उसकी शुरुआत की। अब अमित ठाकरे आ रहे हैं, वो माहिम से आ रहे हैं, वो भी तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं। मैंने उनका एक अभी इंटरव्यू देखा जहाँ पर वो शिवाजी पार्क के झाड़ और तमाम तरीके के सी और इसे बचाने की बात कर रहे हैं। ये हिंदुत्ववादी मराठी मानुस के मुद्दे से आगे बढ़कर अब एनवायरनमेंट, पेड़ों को बचाना, या फिर दादर और माहिम को अच्छा करना, वर्ली को और अच्छा करना, ये सारे मुद्दे आ रहे हैं। ये किस तरफ ट्रेंड जाता हुआ आपको नजर आ रहा है दोनों ठाकरे परिवार का? ये कहना तो मुश्किल है कि राज ठाकरे का तो जो था वो एक अलग प्रकार की राजनीति थी, आक्रामक राजनीति थी, पर अमित ठाकरे कैसा होगा उसके बारे में मेरा कहना मुश्किल है। पर जहाँ तक वो पर्यावरण और अपने एरिया की बात करें, वो उसका बहुत स्वागत है। आदित्य ठाकरे ने भी वही किया था, और वो तो खैर अभी पावर में भी हैं, तो उनका बहुत कुछ देखा हुआ है। तो अमित ठाकरे के बारे में कहना मुश्किल है कि क्या वे केवल वो राज ठाकरे के रास्ते पर जाएंगे या ऐसे नए मुद्दों को भी ले आएंगे जो समाज के वास्तविक मुद्दे हैं, तो ये कहना अभी मुश्किल है। और आदित्य ठाकरे के पॉलिटिक्स को आप कैसे सोचते हैं पिछले 5 साल के उनकी राजनीति को? मुझे लगता है आदित्य ठाकरे के पॉलिटिक्स काफ़ी सकारात्मक रहा है, काफ़ी अच्छे मुद्दों, जैसे अभी आपने बताया कि उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि 3 प्रायोरिटीज़ है मेरी, नौकरी नौकरी नौकरी, और पर्यावरण पे वो बोलते रहे। यानी वो बंटवारे की राजनीति नहीं कर रहे, वो ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिससे समाज जुड़ेगा और समाज की वास्तविक समस्याएं समाज के सामने आएंगी। इतना ही कहा जा सकता है उनके। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो के ज़रिए हमने महाराष्ट्र के उस परिवार के बारे में बातचीत करने की कोशिश की और उस बदलते पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत करने की कोशिश की जो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं। हिंदुत्व और मराठी मानुस से शुरू हुई एक पार्टी शिवसेना, उनके 2 उत्तराधिकारी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का टूटना, दोनों का अलग अलग राजनीति करना, दोनों की ओर से चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन दोनों के बच्चों का जो है इलेक्शन में आना, और परिवारवाद का पूरा मुद्दा और महाराष्ट्र की बदलती राजनीति, इन तमाम मुद्दों पर एक चर्चा करने की हमने कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि आप में से कई लोग चाहते भी थे और आप लोगों ने जो सहायता दी बाई मी और कॉफ़ी के ज़रिए, उसके वजह से हमने अपने प्रोडक्शन के क्वालिटी को बदलने की कोशिश की है, उसको बेहतर करने की कोशिश की है। ये आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर आप समर्थन करना चाहते हैं तो जो बाई मी और कॉफ़ी का लिंक है वो मेरे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सर से और क्या सवाल आप चाहते हैं पूछे, ये भी बताइएगा। उस तमाम सवालों पर भी हम सर के जवाब आपके लिए लाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्सपीरियंस, आपने अपने आपके जो हिस्ट्री की जानकारी है, उस तमाम चीज़ों को लेकर आपने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति और ठाकरे परिवार के बारे में बताने की कोशिश की। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों इंतजार कर रहे हैं। राम पुनियानी सर को आपके बोलने पर हमने फिर से बुलाया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह के बैठकर शांति से एनालिसिस और वीडियो पर बातचीत लगातार करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े। फिलहाल दोस्तों, हम दोनों की तरफ से आप सभी को नमस्कार।